हमारा भारतीय संगीत सबसे अलग है क्योंकि जो हमारा भारतीय संगीत है वो जुड़ा हुआ है हमारे देश के रीति रिवाजों से, कल्चर से। और अगर मैं आज बात करूं तो मैं बात करूंगा कि राग समय के अनुसार भी गाया बजाया जाता है, मतलब समय के साथ भी वह जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे दिन और रात को मिलाकर के कुल मिलाकर के 8 प्रहर होते हैं। एक प्रहर 3 घंटे का होता है। जैसे कि हम सुबह की बात करें तो सुबह 4 से 7 बजे का पहला पहर होता है। 4 पहर दिन में होते हैं और 4 पहर रात में होते हैं। तो पहला पहर होता है 4 से 7 मॉर्निंग में, दिन का पहला पहर शुरू होता है। फिर होता है 7 से 10, 10 से 1 और 1 से 4। ये 4 पहर दिन के होते हैं। जैसे ही शाम के 4 बजते हैं तो रात का पहला प्रहर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन टाइमिंग वही रहती है 4 से 7, 7 से 10, 10 से 1 और 1 से 4। ये सर्कल दिन प्रतिदिन चलता ही रहता है, चलता ही आया और चलता ही रहेगा। तो हमारे शास्त्रकारों ने रागों को भी इन समय के अनुसार बांट दिया है। तो आज मैं बात करूंगा रागों के समय सिद्धांत के बारे में। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो कहेंगे टाइम थियरी, ठीक है, टाइम थियरी ऑफ रागास। तो रागों का समय सिद्धांत, सिद्धांत मतलब होता है कि नियम, है ना। समय के अनुसार रागों को गाया बजाया जाना समय सिद्धांत कहलाता है, रागों का समय सिद्धांत। तो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन में। मैं आकाश शर्मा एक बार फिर से एक अनोखी, एक बढ़िया, बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ आया हूं लेकर के आपके बीच में। संगीत से संबंधित मैं बातें यहाँ करता हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के बीच में है, रागों का समय सिद्धांत। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। रागों का समय सिद्धांत हमारे परंपरागत संस्कारों का परिणाम रागों का समय सिद्धांत है। जो रागों का समय सिद्धांत है हमारे परंपरागत संस्कारों का परिणाम, मतलब हमारा जो देश है वो परंपराओं से, संस्कारों से भरा हुआ है, ठीक है। गुरु शिष्य परंपरा यहाँ रही है। संगीत को देवी देवताओं से जोड़ा गया है, संगीत को ऋतुओं से जोड़ा गया है, संगीत को समय से जोड़ा गया है, संगीत को भावनाओं से जोड़ा गया है, संगीत को सुख से, दुख से, हर तरीके से हमने संगीत को जोड़ा है। तो जो हमारा परंपरागत संस्कार है, अगर संस्कार नहीं होते तो रागों का कोई भी समय सिद्धांत नहीं होता। हम रागों को हमारे कल्चर से जोड़ते हैं, हमारे परंपरा से जोड़ते हैं, हमारे संस्कारों से जोड़ते हैं, इसलिए रागों का समय सिद्धांत भी होता है। रागों के समय सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम नारद मुनि ने अपने द्वारा रचित ग्रंथ संगीत मकरंद में किया। संगीत मकरंद नारद मुनि जी ने ये ग्रंथ लिखा था। सबसे पहला जो उनका ग्रंथ था ये उन्होंने 9वीं शताब्दी में लिखा था। तो संगीत मकरंद जो ग्रंथ है उसमें राग के जो समय सिद्धांत है उसका वर्णन मिलता है। उन्होंने यह ग्रंथ 9वीं शताब्दी में लिखा। संगीत मकरंद के 3रे अध्याय में रागों के समय का सिद्धांत का पूरा वर्णन मिलता है। जो संगीत मकरंद है उसके 3रे अध्याय में रागों का समय सिद्धांत का जो है पूरा वर्णन हमें मिलता है। यह संभव है कि रागों का समय सिद्धांत संगीत मकरंद से भी पहले का है, जरूर होगा, परंतु संगीतकारों के अनुसार संगीत मकरंद से पहले जो भी ग्रंथ थे उसमें रागों के समय सिद्धांत का कोई भी वर्णन नहीं मिलता। मतलब जो पहला जो ग्रंथ है संगीत मकरंद उसके अंदर ही 3रे अध्याय में रागों का समय सिद्धांत का वर्णन मिलता है। उससे पहले काफी ग्रंथ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि पहला ग्रंथ है दुनिया का, होंगे, लेकिन उसमें कहीं भी रागों के समय सिद्धांत का वर्णन नहीं है। भारतीय संगीत की यह निजी विशेषता है कि उसके रागों को गाने बजाने का निश्चित समय होता है। वेरी गुड। तो ये है कि जो राग हैं, देखो आप ध्यान से सुनिए इस बात को, जो भारतीय संगीत का जो राग है, भारतीय इंडियन जो म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक, उसका जो राग, उनके जो राग हैं उनको भी गाने बजाने का समय निश्चित होता है, फिक्स होता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक भैरव प्रातः काल में ही गाया बजाया जाएगा और मालकोंस रात्रि में ही गाया जाएगा। ये कुछ नियम है, आगे बताऊंगा कैसा क्यों होता है। कुछ ऐसे राग भी हैं जो ऋतु विशेष में ही गाए बजाए जाते हैं। जैसे राग बसंत बहार जो है बसंत ऋतु में, राग मेघ मल्हार जो है वर्षा ऋतु में ही गाए वे बजाए जाते हैं। प्रत्येक राग निश्चित समय पर गाने पर ही आनंद प्रदान करता है, चाहे अपवाद भले ही मिले, परंतु नियम यही रहा है। अपवाद मतलब ये होता है कि किसी के अपवाद है कि यह जो राग है इस समय नहीं गाना चाहिए, यह समय तो इस राग का है, यह राग इस समय जाना चाहिए था, ये क्यों गाया गया है। तो ये अपवाद होते रहते हैं, होते रहेंगे, ठीक है, जो भी होता रहा, लेकिन रागों को निश्चित समय पर ही गाने पर आनंद मिलता है। रागों को समय की दृष्टि से निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत बनाए गए हैं। देखो अब क्वेश्चन यही बनता है कि सर कैसे सीखें, ये रागों का समय सिद्धांत क्या है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि जो रागों का समय है, जो रागों को समय की अगर दृष्टि से निर्धारित करें, कैसे निर्धारित किए जाते हैं इसमें, कि यह राग इस समय पर ही क्यों गाया जाता है, भैरव राग सुबह ही क्यों गाया जाता है, यमन शाम को ही क्यों गाया जाता है, मारवा शाम को ही क्यों गाया जाता है, अहिर भैरव सुबह ही क्यों गाया जाता है, दरबारी रात को क्यों गाया जाता है,
तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसा हुआ कैसे, ये कैसे निर्धारित होता है। तो वही आज मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि कुछ सिद्धांत जो बनाए गए थे वो इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं स्वर संयोग से समय निर्धारण, मतलब स्वर जो है उनके संयोग से समय का निर्धारण किया गया कि उनको किस श्रेणी में रखा जाएगा, किस राग को उस समय गाया बजाया जाए। इस वर्ग में राग में लगने वाले कोमल व शुद्ध स्वरों के अनुसार रागों का समय निर्धारण किया गया है। मतलब कोमल और शुद्ध स्वरों को हम देखेंगे, उनके हिसाब से रागों का समय जो है वो निर्धारित किया गया है, वो निश्चित किया गया है और उसको 3 भागों में बांटा गया है। मतलब इसके 3 वर्ग हैं। तो पहला वर्ग जो है वो है कोमल रे धा वाले राग, ठीक है। सेकंड नंबर पर है शुद्ध रे वाले राग। थर्ड नंबर पर है कोमल गा नी वाले राग। मतलब जिन रागों में रे और धा कोमल होता है वो वाले राग कम गाए जाएंगे। जिन रागों में शुद्ध रे होता है, धा भले कोमल हो, ठीक है, तो वो कब गाए जाएंगे। जिन रागों में गा और नी दोनों कोमल होता है वह कम गाया जाएगा। बात करते हैं नंबर 1 पे, कोमल रे धा वाले राग। इस वर्ग के जो राग हैं वो 4 से 7 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। देखो 4 से 7 कब बजते हैं, एक तो मॉर्निंग में होता है 4 से 7, एक होता है सायंकाल में 4 से 7। तो मैं आपको बता देता हूँ, चलो पहले पढ़ते हैं उसके बाद बताता हूँ। यह समय दिन व रात का संधि काल होता है। संधि काल क्या होता है? संधि काल का अर्थ होता है जब 2 समय एक साथ मिलते हैं, 2 पहर एक साथ मिलते हैं। जैसे कि जब दिन और रात का मिलन होता है तो ऐसा 2 टाइम पे होता है। एक तो होता है मॉर्निंग में 4 से 7 बजे के बीच में, जब दिन और रात का मिलन होता है, रात जाती है और दिन आता है। और एक शाम को कि दिन जाता है और रात आती है, तो उसको हम बोलते हैं संधि काल। संधि काल को हम इसको भी बोल सकते हैं। संधि काल में हम जैसे पाठ पूजा करते हैं, तो ये जो समय बताया गया है शास्त्रों के अनुसार, ये बहुत ही उत्तम समय है जब हम पाठ पूजा करते हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है बचपन में जब मैं छोटा था या आज भी हम क्या करते हैं कि दिन छिप जाता है तो उसके बाद ही पूजा होती है कि भाई 4 से 7 बजे के बीच में दिन छिप गया तो भाई पूजा कर लो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब हमारे रीति रिवाजों से जुड़ रही हैं। तो यह जो समय है दिन व रात का संधि काल होता है, इसलिए इस समय गाए जाने वाले रागों को संधि प्रकाश राग कहते हैं। संधि प्रकाश राग कहा जाएगा जो दिन या रात के प्रथम पहर में गाए बजाए जाएंगे, मतलब 4 से 7 बजे के बीच में। तो जिन रागों में कोमल रे और धा लग जाए, ठीक है, तो वो भी बताऊंगा कि कोमल रे और धा किस सिचुएशन पे ऐसा होगा कि वो सुबह के राग होंगे या रात के, तो कैसे पता चले कि वो सुबह 7 से 4 बजे का या रात के 4 से 7 बजे का है, तो वो बता रहा हूं मैं भी। यह समय दिन में 2 बार आता है। कौन सा समय? जो संधि प्रकाश जो समय है, संधि काल जो समय है, वो दिन में 2 बार आता है, सुबह 4 से 7 बजे तक व शाम को 4 से 7 बजे तक। मैं आपको यही बता रहा था। सुबह के संधि प्रकाश रागों में शुद्ध मध्यम लगता है। देखिए, यदि सुबह कोई राग आ रहे हैं, उसके अंदर रे धा अगर कोमल है, तो क्या जरूरी होना चाहिए उसमें कि वो सुबह का राग हो, उसमें जो मध्यम स्वर है, जो माँ स्वर है, वो शुद्ध होना चाहिए। समझ में आया कि रे और धा अगर कोमल है तो माँ स्वर जो है वो शुद्ध होना चाहिए। अगर रे धा के साथ माँ स्वर अगर शुद्ध होगा तो वो मॉर्निंग में, मतलब प्रातःकाल में 4 से 7 बजे का माना जाएगा, ये ठीक है। तो दिन के संधि प्रकाश रागों में शुद्ध मध्यम लगता है, जैसे राग भैरव, और सायंकाल के संधि प्रकाश रागों में तीव्र मध्यम लगता है, जैसे राग मारवा और पूर्वी। मतलब रे और धा तो कोमल होगा, देखो रे तो कोमल होगा ही होगा, धा कोमल हो या ना हो, शुद्ध भी हो सकता है, लेकिन जो सुबह जो रे और धा लगेगा किसी राग में, तो उसमें जो मध्यम स्वर है वो शुद्ध होगा। और शाम को अगर किसी राग में रे और धा कोमल है तो निश्चित ही उसका जो मध्यम है वो तीव्र होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं शुद्ध रे वाले राग। संधि प्रकाश रागों के बाद शुद्ध रे धा वाले रागों का समय आता है, ठीक है। तो जो शुद्ध रे है, सुबह जो हमने बात की थी, इससे पहले जो हमने बात की थी कि सुबह 4 से 7 और शाम के 4 से 7 बजे के बीच में रे कोमल और धा कोमल होगा। धा कोमल हो या ना हो, लेकिन रे कोमल होगा। लेकिन जो अब बात कर रहे हैं हम 4 से 7 बजे के बाद का जो समय है वो 7 से 10 बजे का है, जो सुबह भी होगा और रात को भी होगा। तो इसमें क्या पहचान है? इसमें पहचान ये है कि शुद्ध रे और धा वाले रागों का समय है, ठीक है। संधि प्रकाश रागों के बाद शुद्ध रे और धा वाले जो राग हैं उनका समय आता है, मतलब धा शुद्ध और रे शुद्ध। यदि कोमल रे अधगजी मुद्रा का परिचायक होता है तो शुद्ध रे पूर्ण जागरण का है ना, शुद्ध रे पूर्ण जागरण का है। सुबह 4 से 7 बजे तक गाए जाने वाले रागों में अलहिया बिलावल आदि राग आते हैं। इनमें शुद्ध रे धा के साथ शुद्ध मध्यम लगता है भाई, तथा रात में 7 से 10 बजे तक के रागों के बीच में तीव्र मध्यम लगता है, जैसे यमन और बिहाग। देखो यमन जो है दिन का दूसरा प्रहर है, मतलब 7 से 10 बजे रात का दूसरा प्रहर इसका माना जाता है। समझ लो क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें रे और धा शुद्ध तो है लेकिन माँ तीव्र होता है। ऐसे ही बिहाग में रे और धा शुद्ध होता है लेकिन माँ तीव्र होता है।
सुबह वाले में क्या है, अलैया बिलावल, इसमें रे भी शुद्ध होता है, धा भी शुद्ध होता है और माँ भी शुद्ध होता है। तो अगर माँ जो शुद्ध है वो सुबह वाले रागों में होगा और माँ जो तीव्र है वो रात वाले रागों में होगा। अब हम बात कर रहे हैं गा नी कोमल, कोमल गा और नी वाले राग जो है। शुद्ध रे वाले रागों के बाद कोमल गा नी वाले राग आते हैं। मतलब 4 से 7 वाला एक प्रहर चला गया, फिर 7 से 10 वाला प्रहर चला गया, अब बच गया लास्ट वाला। तो लास्ट वाला क्या है, 10 से लेकर के सुबह के 4 बजे तक। मतलब ये जो प्रहर होता है ये हमारा 6 घंटे का प्रहर होता है। ठीक है, 6 घंटे का, 10 से 11, 11 से 12 से 1 से 2 से 3 से 4, मतलब टोटल 6 घंटे का ये प्रहर होता है, जिनमें गा और नी कोमल लगता है। ठीक है, गा और नी कोमल वाला जो राग है ये शुद्ध रे वाले रागों के बाद गा और नी कोमल राग आते हैं। इनका समय प्रातः 10 से 4 बजे तक होता है और रात्रि में भी 10 से प्रातः 4 बजे तक होता है। ठीक है, सुबह अगर ये 10 बजे शुरू होगा तो शाम के 4 बजे तक जाएगा और रात के 10 बजे शुरू होगा तो सुबह के 4 बजे तक इसका समय होता है। इस वर्ग के रागों की संख्या बहुत अधिक है ना, क्योंकि 6 घंटे हैं भाई, 6 और 6 12 घंटे हो गए एक तरह से। तो इसमें जो वर्ग है, इस वर्ग में रागों की संख्या अधिक है, क्योंकि इस वर्ग का समय भी अधिक है। ये राग इस समय की मनोदशा की सुंदर अभिव्यक्ति करते हैं, है ना। ये जो समय है, इस समय पर जो राग जो होता है वो थोड़ा सा मतलब काफी सुंदर सुनाई देता है, दिखाई देता है, क्योंकि जो रात के जो राग होंगे जो 10 से 4 बजे के बीच में वो थोड़ा विरह टाइप के होंगे, जैसे कि जो दुख के राग होंगे। मतलब एक जैसे कि रात को सुनसान एक सुनापन सा आ जाता है, वैसे कुछ स्वरों के राग होंगे। सुबह के 10 से 4 बजे के बीच में थोड़ा सा खिले हुए राग होंगे, तो मतलब एक बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति करते हैं। दिन के रागों में जौनपुरी तोड़ी आदि राग आते हैं। दिन के जो राग है मतलब 10 से 4 बजे के बीच में शाम के 4 बजे तक जौनपुरी और तोड़ी राग आते हैं, जौनपुरी और तोड़ी राग आते हैं। और सायंकालीन रागों में भैरवी, काफी, दरबारी आदि राग आते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मध्यम के प्रयोग से समय का निर्धारण कैसे होगा। तो देखो, मैं आपको बता चुका हूं, मध्यम जो है वो 7 स्वरों के बीच का स्वर है। माँ, सा रे गा एक तरफ है, पा धा नी एक तरफ है और माँ बीच में है। इसका मतलब ये हो गया मध्यम है, वो मध्यम स्वर है। तो मध्यम स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध और एक होता है तीव्र। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर मध्यम शुद्ध हो गया तो वो दिन के राग होंगे, अगर मध्यम तीव्र हो गया तो वो रात के राग होंगे। वही हम इसमें पढ़ लेते हैं जल्दी से। रागों के समय निर्धारण में व्यक्तित्व के निर्माण में मध्यम स्वर का बहुत महत्व है। यह सप्तक के मध्य का स्वर है। प्राचीन कालीन रागों में शुद्ध मध्यम लगता है, और जैसे राग भैरव और रात्रिकालीन रागों में तीव्र मध्यम लगता है, जैसे राग यमन। देखो, मैं यही बोल रहा था कि शुद्ध मध्यम हो जाएगा तो सुबह के राग, और तीव्र मध्यम हो जाएगा तो रात के राग। राग दुर्गा और देश इसके अपवाद है। इसका मतलब है कि राग जो दुर्गा और जो राग देश है उसके अंदर लोग कहते हैं कि ये सुबह का होना चाहिए, क्योंकि इसमें माँ तीव्र नहीं लगा हुआ, माँ शुद्ध लगा हुआ है, तो ये सायंकालीन राग क्यों है। लेकिन कुछ नियम है जिसकी वजह से ये सायंकालीन राग है, पर इनमें शुद्ध मध्यम लगता है। दिन के समय शुद्ध मध्यम वाले रागों की अधिकता होती है, परंतु रात्रि के बढ़ने के साथ साथ तीव्र मध्यम का प्रयोग इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह स्वयं ही रात के 12 बजे तक रागों का राजा बना रहता है। देखो, धीरे धीरे क्या होता है कि 4 बजे के बाद जो है वो तीव्र मध्यम शुरू होता है, समझ रहे हो इस चीज को, 4 से 7, 7 से 10, लेकिन धीरे धीरे तीव्र मध्यम का प्रयोग इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो 12 बजे तक मतलब 12 बजे के बाद तो शुद्ध मध्यम का थोड़ा थोड़ा प्रयोग होने लगता है, गा और नी कोमल आ जाते हैं, लेकिन रात्रि 12 बजे के बीच तक वह माँ तीव्र मतलब भरपूर मात्रा में रागों में प्रयोग किया जाता है, रागों का राजा बना रहता है। तथा शुद्ध मध्यम को अपने समीप नहीं आने देता भाई, बिल्कुल अपने निकट, अपने पास नहीं आने देगा। रात्रि ढलने के साथ साथ तीव्र मध्यम का प्रयोग भी कम हो जाता है। जैसे 12 बजेंगे, 12 बजे के बाद धीरे धीरे जैसे काफी राग आएगा, दरबारी राग आएगा, धीरे बढ़ते बढ़ते सुबह के 4 बज जाएंगे, तो वो रात्रि से मॉर्निंग में होते होते, सुबह होते होते वह जो तीव्र मध्यम है वो कम हो जाएगा और शुद्ध मध्यम आने लगेगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट हम चल रहे हैं वादी संवादी के समय निर्धारण। अब देखो, वादी संवादी क्या है भाई, ये समझ लो। वादी स्वर वह होता है जो राग का राजा होता है, मतलब राग में सबसे ज्यादा लगने वाला स्वर जो है वो वादी स्वर है, जो कि मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, काफी वीडियोस मैंने बताया। संवादी वो होता है जो वादी के बाद यूज किया जाता है। जैसे मान लो 7 स्वर है, 7 स्वरों या 5 स्वर है, 6 स्वर है, इनमें से जो सबसे ज्यादा गाया जा रहा है, जिस तरफ राग का झुकाव है, वह वादी स्वर है, और वादी स्वरों का प्रयोग होने के बाद संवादी स्वर का नंबर आता है। जिन रागों में वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में होता है, देखो पूर्वांग उत्तरांग क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 8 स्वर हम मान के चलते हैं, क्योंकि सा और सा तो वैसे एक ही है, लेकिन सा रे गा मा पा धा नी सा, तार सप्तक का जब सा उसमें ऐड हो जाएगा तो 8 स्वर हो जाएंगे। तो इनको 2 हिस्सों में हम बांट देंगे, जैसा कि सा रे गा मा एक तरफ हो जाएगा और पा धा नी सा जो तार सप्तक को लेकर के वो एक तरफ हो जाएगा। अब हमें देखना है कि वादी स्वर सारे गामा के बीच में है या पा धा नी सा के बीच में। तो सारे गामा वाला जो पार्ट है वो पूर्वांग है वो,
और मतलब ये ईस्ट पार्ट में है, और पाधा निसा जो है ये नॉर्थ पार्ट की तरफ है, ये उत्तर अंग में है, उत्तरांग है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि वादी स्वर सारे गामा के बीच में है या पाधा निसा के बीच में है। तो यही यहाँ पर बताया गया है, जिन रागों के वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में होते हैं, मतलब सारे गामा तक के बीच में होता है, तो उसे पूर्वांग वादी राग कहते हैं, तथा उनका गायन समय पूर्वार्ध अर्थात दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक होता है। ठीक है, पूर्वार्ध का मतलब ये होगा दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक इसको गाया बजाया जाता है। जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में होता है, मतलब पाधा निसा के बीच में होता है, उन्हें उत्तरांगवादी राग कहते हैं। उनका गायन समय दिन का उत्तरार्ध होता है, मतलब उत्तरार्ध रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक रहता है। मतलब 12-12 घंटे का सिस्टम है ये, कि दोपहर के जब 12 बजेंगे तो जो वादी स्वर जो होगा वो पूर्वांग में होना चाहिए, सारे गामा के बीच में। और जैसे ही रात के 12 बजेंगे तो उसके बाद के जो राग हैं जो 12 घंटे और चलेंगे, 12 से दोपहर के 12 बजे तक, रात के 12 से दोपहर के 12 बजे तक, उनके अंदर क्या होगा, जो वादी स्वर है वो पाधा निसा के बीच में, मतलब उत्तरांग की ओर होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पूर्वांग व उत्तरांग प्रबल राग। देखो सेम ही है, उसके अंदर वादी समाधि की बातें की, वादी किस तरफ है, वो पूर्वांग में या उत्तरांग में। ठीक है, अब हम बात करें पूर्वांग और उत्तरांग प्रबल राग। पूर्वांग समझ में आ गया आपको, सारे गामा, और पाधा निसा है उत्तरांग। तो जिन रागों का पूर्व अंग प्रबल है, मतलब वादी स्वर जो है झुकाव है पूर्व की तरफ, पूर्व अंग में ज्यादा राग गाया जा रहा है, मतलब सारे गामा की तरफ ज्यादा झुकाव है, या जो सप्तक के पूर्व अंगों में ज्यादा गाया जाता है, यही बात मैं बोल रहा हूँ आपको कि पूर्व अंग प्रबल है। प्रबल का मतलब होता है कि उस तरफ ज्यादा पावर है, उस तरफ ज्यादा झुकाव है, सारे गामा तरफ ज्यादा झुकाव है, सारे गामा की तरफ ज्यादा झुकाव है, पूर्वांग की तरफ ज्यादा झुकाव है, तो वे दिन के पूर्वार्ध में गाए जाते हैं। पूर्वार्ध का मतलब समझ गए आप, जो मैंने बताया था 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक। जिन रागों का उत्तरांग ज्यादा प्रबल है, मतलब जिन रागों का जो झुकाव है उत्तरांग की तरफ है, पाधा निसा की तरफ है, तार सप्तक की तरफ है, तो वे दिन के उत्तरार्ध में गाए जाते हैं। मतलब पूर्वांग प्रबल राग, उत्तरार्ध मतलब समझ गए आप कि रात को जो 12 बजे शुरू होकर के दोपहर के 12 बजे तक ये उत्तरार्ध है। पूर्वांग प्रबल जो राग है वो भीमप्लासी है, केदार है, और उत्तरांग प्रबल जो राग है वो जौनपुरी और बसंत राग होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि जो हमारे भारत की जो परंपरा है, जो हमारे राग हैं, उनको हमें हमारे रीति रिवाजों के अनुसार भी उनको जोड़ा हुआ है, ऋतुओं के अनुसार भी जोड़ा हुआ है, कल्चर के अनुसार भी जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो अभी ये आया है हेडिंग कि ऋतुओं के अनुसार समय निर्धारण, मतलब समय जो निर्धारित किया गया है वो ऋतुओं के हिसाब से। अब देखो कुछ राग विशिष्ट ऋतुओं में गाने से अत्यंत आनंद प्रदान करते हैं। कुछ राग हैं जो विशिष्ट ऋतुओं में ही गाएं तो उनको गाने का काफी मजा है। और जब ऋतुओं में रागों को गाया जाता है तो 24-24 घंटे तक भी हम गा सकते हैं। जैसे मान लो वर्षा ऋतु चल रही है तो वर्षा ऋतु में हम राग मेघ मल्हार ये सब गा सकते हैं और 24 के 24 घंटे गा सकते हैं। जब बसंत का जो मौसम आता है, बसंत का मौसम होता है, उसके अंदर बसंत राग हम गा सकते हैं। बसंत ऋतु में बसंत राग को हम 24-24 घंटे तो गा सकते हैं। यही मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। ऋतुकालीन राग होने के कारण इन्हें 24 घंटों तक गाया बजाया जा सकता है। जैसे बसंत ऋतु में बसंत राग और वर्षा ऋतु में मेघ राग। इन रागों के स्वर चित्र सहित भी मिलते हैं, मतलब ऐसे स्वर लगते हैं कि आपको चित्रों का, मतलब आप उसको इमेजिन कर पाएंगे, आप सोच पाएंगे, है ना। ऐसे ऐसे शब्द होंगे, बिजुली चमके, घन बरसे, घनन घनन। इसका प्रधान कारण यह है कि इन रागों की प्रकृति गायन व शब्द चित्र में बहुत समानता होती है। मतलब गा जो रहे हैं, जो हम गा रहे हैं, और जो शब्द हैं, उन शब्दों को गाने से जो चित्र है वो हमारे दिमाग में बन जाता है कि भाई हाँ भाई, अगर कोई मेघ मल्हार राग गा रहा है तो उसके अंदर वर्षा ऋतु का वर्णन होगा, मियाँ मल्हार गा रहा है तो उसमें वर्षा ऋतु का वर्णन होगा। तो बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब क्या कहती हैं, मल्हार राग है, उसको गाने से हमें, मतलब जैसे उन शब्दों को गाओगे आप, ठीक है, कोई गा रहा है तो आप पहचान जाएंगे कि यार इसके अंदर तो बादलों का वर्णन है, इसके अंदर तो वर्षा का वर्णन है, पानी का वर्णन है, तो ये जोड़ती हैं। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं गीत के अर्थ का गायन से संबंध। तो गीत के अर्थ का गायन से क्या संबंध है वो बता रहा हूँ। गीत के अर्थ के आधार पर भी रागों का समय निर्धारित होता है। जिन गीतों में प्रातःकालीन शब्दों का अधिक प्रयोग होता है तो उन्हें प्रातःकाल में गाया जाता है, और जिन गीतों में रात्रि काल का वर्णन होता है तो उन्हें रात्रिकालीन रागों में ही गाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें रागों के समय सिद्धांत का आलोचनात्मक विवरण। भारतीय संगीत की यह निजी विशेषता है कि रागों को उनके निश्चित समय पर गाया बजाना चाहिए। निश्चित समय के अनुसार यदि राग न गाया जाए तो वह अपना विचित्र प्रभाव नहीं छोड़ता। मतलब कि देखो बहुत बड़ी बात है कि भाई, वैसे कहते हैं आज के समय में कि भाई ये सब क्या चीज़ है, लेकिन जो पहले समय में जो शास्त्र लोगों ने कहा है, शास्त्रकारों ने कहा है, शास्त्रों में लिखा गया है, तो बहुत ज़रूरी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही अहम बात है कि रागों को समय के अनुसार ही गाना चाहिए। यदि आप उसको समय के अनुसार नहीं गाएंगे तो वह अपना विचित्र प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे और श्रोताओं को आनंद की अनुभूति नहीं होगी। यदि समय के अनुसार रागों को गाया जाएगा तो जो सुनने वाले जो हैं, श्रोतागण हैं, लिसनर्स हैं, उनको काफी आनंद मिलता है। परंतु आज यह सवाल उत्पन्न हो रहा है कि रागों का समय सिद्धांत सही भी है या नहीं। कहीं यह मनगढ़ंत सिद्धांत तो नहीं। जो लोग
रागों को उनके निश्चित समय पर गाने बजाने के सिद्धांत को बिल्कुल सही मानते हैं। उनका कहना है कि राग और रस का आपस में गहरा संबंध है। देखो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा शायद ये सिर्फ ऐसे ही मन का ही बातें हैं, मन गढ़ंत बातें हैं कि ऐसा होता है क्या, लेकिन जिन्होंने इन चीज़ों को महसूस किया है, जिन्होंने शास्त्र भी लिखे हैं, जिन्होंने गाया बजाया है, तो रागों को समय के अनुसार गाने से फर्क तो पड़ता है। उसमें क्या होता है कि प्रत्येक स्वरों का अपना रस व आनंद होता है। ठीक है, राग और रस आपस में मिल जाते हैं, गहरा संबंध होता है। प्रत्येक स्वरों का अपना रस में आनंद होता है। जिस प्रकार कोमल स्वर करुण रस की अभिव्यक्ति करते हैं, मतलब कोमल स्वरों से क्या थोड़ा सा करुण रस, मतलब दुखमयी जो एक वातावरण उसमें उत्पन्न हो जाता है, और रे शुद्ध भक्ति रस के परिचायक हैं। रे शुद्ध से भक्ति रस उत्पन्न होता है। अतः उपयुक्त स्वर संगीत मधुरता का प्रमुख कारण है। जब सुबह होती है तब मन शांत व गंभीर होता है, इसलिए उस समय कोमल स्वर मन को आनंद से भरपूर करते हैं। इसी प्रकार जैसे जैसे दिन अपने चरण बढ़ाता है, उसी प्रकार मनोभाव भी परिवर्तित हो जाते हैं। अतः मनोभावों के परिवर्तन के अनुसार ही स्वरों की भिन्नता आवश्यक होती है। देखो जब आप सुबह उठते हो तो एक अलग मूड होता है, धीरे धीरे दिन बीतता है, रात जाता है, तो भाई आप लोगों का मूड सबका बदलता ही है। ऐसे ही स्वरों का भी एक नया मूड है, रागों का अलग मूड होता है। कुछ लोगों का तर्क है कि प्राचीन समय में जब संगीतकारों को राज्य आश्रय प्राप्त था, तब उन्हें राज दरबार में निर्धारित समय अनुसार के रागों को गाना पड़ता था। मतलब जब राजा महाराजा जब लोग होते थे, राज दरबार होते थे, उसके अंदर राज दरबारी जो गायक होते थे वो समय के अनुसार ही रागों को गाते थे। उसी कारणवश उन संगीतकारों ने रागों का गायन समय अपने गाने के अनुरूप बना लिया। आदत पड़ गई भाई धीरे धीरे। अतः इस समय सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष क्या निकल रहा है वो देखते हैं लास्ट में। रागों के समय निर्धारण में विद्वानों के विभिन्न मत हैं, अलग अलग मत है भाई। उत्तर भारतीय रागों के प्रदर्शन के लिए समय का प्रतिबंध मनोवैज्ञानिक क्रियाओं पर आधारित माना गया है। मनोवैज्ञानिक क्रियाओं पर, जो हमारे उत्तर भारतीय जो राग हैं, मनोवैज्ञानिक का मतलब है कि हमारे जो मन की जो कुछ बातें, मनोवैज्ञानिक का मतलब ये समझ लो कि संगीत को जो है मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से देखा गया है कि भाई इस राग को अब गाओगे तो ऐसा प्रभाव होगा, तब गाओगे तो ऐसा प्रभाव होगा, तो ऐसा कुछ है। एक विद्वान के मतानुसार ये सभी प्रतिबंध हमने अपने लिए लगा रखे हैं। इनकी पृष्ठभूमि हमारे मंदिरों, नाट्यशालाओं और उत्सवों में है। आज के व्यस्त जीवन में इतना समय किसके पास है वह रागों को निश्चित समय पर गाए, बजाए या सुने। संगीत का उद्देश्य होता है मन का रंजन करना। रागों को समय सिद्धांत के बंधन के रूप में ना बांधकर रंजकों, जन चितानामा का उद्देश्य सामने रखकर विवेक के आधार पर करना चाहिए। मतलब ये कि उसको समय सिद्धांत पर ना बांधें, जो जनता को पसंद में आ रहा है, जो लोगों को पसंद में आ रहा है, उस हिसाब से उनका दिल खुश करने के लिए उनको गाना बजाना चाहिए। रागों के समय सिद्धांत को पथ निर्देशक के रूप में सीमित रखना चाहिए। आज हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं राग के समय सिद्धांत के बारे में। काफ़ी बड़ा प्रश्न है लेकिन काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आप अगर इसको सिर्फ देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा प्रश्न है, कैसे याद होगा, लेकिन आपने अगर इस वीडियो को सुन लिया तो सब कुछ आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो आप सिर्फ अगर इस वीडियो को भी सुनते हैं और हल्की हल्की हेडिंग्स लिख लेते हैं सिर्फ, तो आपका बहुत आसानी से काम हो जाएगा। ये 6 नंबर में आपका आएगा। ठीक है, तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना है। ठीक है, और मेरे इस चैनल से भी जुड़े रहना है। काफ़ी लंबा ये प्रोजेक्ट था आज का, मतलब बहुत बड़ा ये वीडियो था, बार बार मेरे को स्पेशल बोलना पड़ा, इतना लंबा। तो आप सभी का धन्यवाद है कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। आने वाले समय में आपके बीच में और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।